रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट टी कियोसाकी। अब तक हमने अध्याय 6 सबक 5 अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। किस तरह रॉबर्ट ने $2000 खर्च करके $20,000 का प्रॉफिट बनाया। आइए सुनते हैं अब अध्याय 7 सबक 6 सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। 1995 में मैंने सिंगापुर के एक अखबार में इंटरव्यू दिया। युवा महिला रिपोर्टर समय पर आ गई और इंटरव्यू तत्काल शुरू हो गया। हम एक आलीशान होटल की लॉबी में कॉफ़ी की चुस्कियां लगा रहे थे और मेरी सिंगापुर की यात्रा के उद्देश्य पर चर्चा कर रहे थे। मैं प्लेटफॉर्म पर जिन जिंगल्स के साथ बैठने वाला था वे प्रेरणा पर चर्चा करने वाले थे और मैं अमीर के रहस्य पर बोलने वाला था। एक दिन मैं भी आपकी तरह बेस्ट सेलिंग लेखक बनना चाहती हूँ, उस महिला ने कहा। मैंने उसके कई लेख पढ़े थे और मैं उनसे प्रभावित हुआ था। उसकी लेखन शैली दमदार और स्पष्ट थी। उसके लेखों में पाठक की रुचि जमाए रखने की क्षमता थी। आपकी शैली बहुत बढ़िया है, मैंने जवाब में कहा। कौन सी चीज़ आपको अपने सपने को हकीकत में बदलने से रोक रही है? मेरा काम कहीं का कहीं जाता है, उसने शांतिपूर्वक कहा। हर आदमी कहता है कि मेरे उपन्यास बढ़िया हैं, परंतु कुछ नहीं होता। इसलिए मैं अखबार के लिए काम कर रही हूँ। कम से कम इससे मेरा खर्च तो चल रहा जाता है। क्या आप इस बारे में कोई सुझाव देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैंने उत्साह से कहा। सिंगापुर में मेरा दोस्त है, वह एक स्कूल चलाता है जहाँ लोगों को बिक्री संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। वह सिंगापुर में एक छोटी सी कॉरपोरेशंस के लिए सेल्स ट्रेनिंग कोर्स चलाता है और मैं समझता हूँ कि उसके कोर्स में शामिल होने से आपका करियर बहुत बढ़िया ज़्यादा विकसित हो जाएगा। उसका शरीर सख्त हो गया। आप यह कहना चाहते हैं कि बिक्री सीखने के लिए मुझे स्कूल जाना पड़ेगा? मैं सहमति से सिर हिलाया। आप सचमुच ऐसा कह रहे हैं या मजाक कर रहे हैं? एक बार फिर मैंने सहमति से सिर हिलाया। इसमें गलत ही क्या है? मैं अब अपने शब्द वापस लेना चाहता हूँ। उसे मेरी किसी बात से बुरा लग गया था और अब मैं सोच रहा था कि कितना अच्छा होता अगर मैं उसे कुछ सुझाव ही ना दिया होता। उसकी मदद करने की कोशिश में मैं खुद के सुझाव की रक्षा करना नज़र आ रहा था। मेरे पास अंग्रेजी साहित्य के मास्टर्स डिग्री है। मैं सेल्समैन बनना न सीखने के लिए स्कूल क्यों जाऊं? मैं एक प्रोफेशनल हूं। मैं एक प्रोफेशन में प्रशिक्षित होने के लिए स्कूल गई थी ताकि मुझे सेल्समैन न बनना पड़े। मैं सेल्समैन से नफरत करती हूँ, उन्हें केवल पैसा चाहिए होता है। तो आप मुझे बताएं कि मैं सेल्स का अध्याय क्यों करूँ? अब वह अपनी ब्रीफकेस ताकत से बंद कर रही थी और इंटरव्यू खत्म हो गया था। कॉफ़ी टेबल पर मेरे एक बेस्ट सेलिंग बुक रखी हुई थी। मैंने उसे उठाया और उस महिला द्वारा लिखे गए नोट्स को भी अपने दूसरे हाथ में रखा। क्या आप इसे देख सकती हैं? मैंने इसके नोट्स की तरफ इशारा किया। उसने अपने नोट्स पर नज़र डाली। क्या? उसने उलझन में कहा। एक बार फिर मैंने उसके नोट्स की तरफ जानबूझकर इशारा किया। उसके पैड पर उसने लिखा था रॉबर्ट कियोसाकी बेस्ट सेलिंग लेखक। यहाँ पर बेस्ट सेलिंग लेखक लिखा हुआ है, ना कि बेस्ट राइटिंग लेखक। उसकी आंखें तत्काल फैल गई। मैं बहुत बुरा लेखक हूँ, आप बहुत बढ़िया लेखिका हैं। मैं सेल्स स्कूल गया हूँ, आपके पास मास्टर डिग्री है। दोनों को इकट्ठा कर लें और एक बेस्ट सेलिंग लेखिका और बेस्ट सेलिंग राइटर लेखिका बन सकती हैं। उसकी आंखों में गुस्सा था। मैं कभी इतनी नीचे नहीं गिरूंगी कि बिक्री सीखने के लिए प्रशिक्षण लूँ। आप जैसे लोगों को तो लिखना ही नहीं चाहिए। मैं एक प्रोफेशनल लेखिका हूँ और आप एक सेल्समैन हैं। यह सही नहीं है। उसने अपने बाकी के नोट्स भी समेट लिए और वह सिंगापुर के एक नाम सुबह में तेज़ी से बाहर चली गई। कम से कम उसने अगले दिन मुझे एक अच्छा कवरेज दिया। दुनिया स्मार्ट, गुड़ी, शिक्षित और प्रतिभा संपन्न लोगों से भरी हुई है। हम उनसे हर दिन मिलते हैं, वे हमारे चारों तरफ हैं। कुछ दिन पहले मेरे कार में कुछ गड़बड़ी आ गई थी। मैं एक गैराज में गया और युवा मैकेनिक ने उसे कुछ ही मिनटों में ठीक कर दिया। इंजन की आवाज़ सुनते ही उसे समझ आ गया कि गड़बड़ी कहाँ से थी। मैं हैरान था। दुखद सच तो यह है कि प्रतिभा ही पर्याप्त नहीं होती।
मुझे लगातार यह देख देख कर झटका लगता है कि प्रतिभा संपन्न लोग कितना कम काम पाते हैं। मैंने अभी हाल ही में सुना है कि 5% से भी कम अमेरिकी एक साल में $1 लाख से भी ज़्यादा कमा पाते हैं। मैं ऐसे प्रतिभाशाली और उच्च शिक्षित लोगों से मिलता हूँ जो एक साल में $20,000 से भी कम कमा पाते हैं। मेडिकल व्यवसाय में विशेषज्ञता रखने वाला एक व्यावसायिक सलाहकार मुझे बता रहा था कि कितने डॉक्टर, दंत चिकित्सक और दूसरे लोग पैसे की समस्या से जूझ रहे हैं। मेरी सोच यह थी कि एक बार डॉक्टर बनने के बाद तो पैसा उनके घर बरसने लगता होगा। यह व्यावसायिक सलाहकार ने मुझे एक बढ़िया वाक्य दिया, मैं भारी दौलत से सिर्फ एक दक्षता दूर हूँ। इस वाक्य का यह मतलब है कि ज़्यादातर लोगों को केवल एक और दक्षता सीखने की ज़रूरत होती है और उनके बाद उनकी आमदनी अपने आप बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। मैं यह पहले ही बता चुका हूँ कि फाइनेंशियल बुद्धि अकाउंटिंग, निवेश, मार्केटिंग और कानून का समन्वय है। इस 4 तकनीकी दक्षताओं को मिला दें और पैसे से पैसा बनाना ज़्यादा आसान हो जाएगा। जब पैसे की बात आती है तो ज़्यादातर लोगों में केवल ज़्यादा कड़ी मेहनत करने की दक्षता होती है। दक्षताओं के समन्वय का एक अच्छा उदाहरण अखबार की उस रिपोर्टर का है। अगर वह सेल्स और मार्केटिंग के क्षेत्र में दक्षता हासिल कर ले तो उसकी आमदनी हवा से बातें कर सकती हैं। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं एडवर्टाइज, कॉपी राइटिंग और सेल्स के कोर्स में शामिल हो जाता। फिर अखबार में काम करने के बजाय मैं किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में नौकरी खोजी होती। चाहे इस काम में वेतन कम भी मिलता, परंतु इससे वह यह सीख जाती कि सफल एडवर्टाइजिंग में प्रयुक्त होने वाला शॉर्टकट का प्रयोग किस तरह से होता है। उसे अपना कुछ समय जनसंपर्क में भी देना होता है, जो एक महत्वपूर्ण दक्षता है। वह यह भी सीख सकती थी मुफ्त में प्रचार में किस तरह लाखों कमाए जाते हैं। फिर रातों में, सप्ताहों में वह अपना महज उपन्यास पूरी कर सकती थी। जब वह पूरा हो जाता तो वह अपनी पुस्तक को बेचने के लिए ज़्यादा अच्छी स्थिति में होती। फिर कुछ ही समय में वह एक बेस्ट सेलिंग लेखिका हो सकती थी। जब मैंने अपनी पहली पुस्तक इफ़ यू वांट टू बी रिच एंड हैप्पी डोंट गो टू स्कूल छपवाई तो एक प्रकाशन ने मुझे यह सुझाव दिया कि शीर्षक को बदलकर द इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन कर दूं। मैंने प्रकाशन से साफ कह दिया कि इस तरह के शीर्षक से पुस्तक की कुल 2 प्रतियां ही बिकेगी। एक तो मेरा परिवार खरीदेगा और दूसरा मेरा सबसे अच्छा दोस्त। यह है कि वे दोनों ही मुझे मुफ्त में पाने की आशा करेंगे। इफ़ यू वांट टू बी रिच एंड हैप्पी डोंट गो टू स्कूल शीर्षक को जानबूझकर चुटीला बनाया गया था, क्योंकि मैं जानता था कि ऐसा करने में इसे अत्यधिक प्रचार मिल सकता है। मैं शिक्षा का समर्थन हूँ। मैं शिक्षा के सुधार में विश्वास करता हूँ, अन्यथा मैं अपने पुरातनपंथी शिक्षा तंत्र को बदलने की बार बार मांग क्यों करता। इसलिए मैंने एक ऐसा टाइटल चुना जो टीवी और रेडियो शो पर ज़्यादा प्रचलित हो सकता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं विवादास्पद होने से नहीं डरता। कई लोगों का विचार था कि मैं फ्रूट केक था, परंतु पुस्तक बिक्री और बहुत बिकी। जब मैं यूएस मर्चेंट मरीन एकेडमी में 1969 में ग्रेजुएट हुआ तो मेरे पढ़े लिखे डैडी खुश हुए। स्टैंड आयल ऑफ कैलिफोर्निया में मुझे अपने आयल टैंकर क्लिप में कदम दे दिया। मैं 3rd मेट में था और हालांकि मेरी तनख्वाह मेरे सहपाठियों की तुलना में कम थी, परंतु कॉलेज के बाद पहले काम के हिसाब से ठीक थी। मेरी शुरुआती तनख्वाह $42,000 प्रति वर्ष थी। इसमें ओवर टाइम भी शामिल था। मैं कुछ 7 महीने काम करना पड़ा था, बाकी के 5 महीने मेरी छुट्टी होती थी। अगर मैं चाहूँ तो मैं एक सहायक शिपिंग कंपनी के साथ वियतनाम जा सकता था और अपनी 5 महीने की छुट्टियों के बदले में अपनी तनख्वाह दोगुनी करवा सकता था। मेरे सपने एक बहुत बढ़िया करियर था, परंतु मैंने 6 महीने बाद ही इस्तीफ़ा दे दिया और मरीन कॉर्प्स में भर्ती हो गया ताकि मैं हवाई जहाज़ उड़ाना सीख सकूं। मेरे पढ़े लिखे डैडी का दिल टूट गया। अमीर डैडी ने मुझे बधाइयाँ दी। स्कूल और नौकरी की विशेषज्ञता का विचार एक लोकप्रिय विचार है, यानी कि ज़्यादा धन कमाने के लिए, प्रमोशंस हासिल करने के लिए आपको विशेषज्ञता हासिल करने की ज़रूरत है।
इसीलिए मेडिकल डॉक्टर तत्काल बाल रोग विशेषज्ञ या अस्थि रोग विशेषज्ञ जैसी विशेषज्ञताएं हासिल करने में जुट जाते हैं। यही अकाउंटेंट, आर्टिफैक्टर, वकीलों, पायलटों और बाकी लोगों के बारे में सही है। मेरे पढ़े लिखे डैडी इसी विचारधारा में विश्वास रखते थे, इसलिए वे डॉक्टरेट मिलने के बाद रोमांचित हो गए थे। वे अक्सर यह मानते थे कि स्कूल में ऐसे लोगों को सम्मान किया जाता है जो कम से कम चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं। मेरे अमीर डैडी मुझे इसका ठीक उल्टा करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। उनको हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, यह उनका सुझाव था। इसलिए मेरे उनकी कमाइयों में कई विभागों में सालों तक काम किया। कुछ समय के लिए मैंने अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में काम किया। हालांकि मैं अभी अकाउंटेंट नहीं बन सकता था, परंतु वे चाहते थे कि मैं उस विभाग में रहकर उसके बारे में मोटी मोटी बातें समझ लूं। अमीर डैडी जानते थे कि मैं वहाँ की शब्दावली को पकड़ लूँगा और यह भी समझ लूँगा कि क्या महत्वपूर्ण होता है और क्या नहीं। मैं एक बस बॉय और कलेक्टर्स वर्कर्स के रूप में भी काम कर चुका हूँ। मैं सेल्स, रिजर्वेशंस और मार्केटिंग में भी। वे मुझे और माइक को सीढ़ी दर सीढ़ी सिखा रहे थे, इसलिए वे चाहते थे कि हम लोग उनके बैंकर्स, वकीलों, अकाउंटेंट्स और ब्रोकरेज के साथ बैठकों में भाग लें। वे चाहते थे कि हम लोग उनके साम्राज्य में हर पहलू के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखें। जब मैंने स्टैंडर्ड ऑयल की अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी छोड़ दी तो मेरे पढ़े लिखे डैडी ने मुझसे दिल खोलकर बातें की। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वे मेरे निर्णय के पीछे के कारण को नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि जिस नौकरी से मैंने इस्तीफ़ा दिया था उसमें तनख्वाह अच्छी थी, फ़ायदे बहुत थे, खाली समय भी बहुत मिलता था और प्रमोशंस के अच्छे अवसर थे। जब एक शाम को उन्होंने मुझे पूछा, तुमने नौकरी क्यों छोड़ दी, तो मैं लाख कोशिश करके बाद भी उन्हें उसका कारण समझा नहीं सका। मेरे तर्क उनके तर्क के दायरे में फिट नहीं हो पा रहे थे। समस्या यह थी कि मेरा तर्क और मेरे अमीर डैडी का तर्क था। मेरे पढ़े लिखे डैडी के लिए नौकरी की सुरक्षा ही सब कुछ थी, मेरे अमीर डैडी के लिए सीखना ही सब कुछ था। मेरे पढ़े लिखे डैडी का विचार था कि मैं सिर्फ पर ऑफिसर बनने की शिक्षा ग्रहण करने स्कूल गया था। अमीर डैडी जानते थे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अध्ययन के लिए स्कूल गया था। जो एक विद्यार्थी की तरह मैं शुद्ध पूर्व और साउथ पैसिफिक जाने वाले जहाज़ों पर, बड़े फास्टर्स पर, ऑयल टैंकरों और यात्री जहाज़ों पर काम करता रहा। अमीर डैडी इस बात पर जोर देते थे कि मैं यूरोप की तरफ जाने वाले जहाज़ों के बजाय प्रशांत महासागर पर अपना ध्यान केंद्रित करूं, क्योंकि भविष्य के देश एशिया में है, यूरोप में नहीं। जबकि ऐसा ज़्यादातर सहपाठी, जिनमें माइक भी शामिल था, अपने घरों पर पार्टी और मौज मस्ती करते थे, तब मैं जापान, ताइवान, थाईलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, वियतनाम, कोरिया, ताहिती, समोआ और फिलीपींस में व्यवसाय, लोगों, बिजनेस की शैली और सांस्कृतिक अध्ययन करता था। मैं भी पार्टी कर रहा होता था, परंतु अपने घर पर नहीं। मेरा ज्ञान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। पढ़े लिखे डैडी कभी नहीं समझ सके कि मैं यह नौकरी क्यों छोड़ी और इसके बाद मरीन कॉर्प्स में क्यों शामिल हुआ। मैंने उन्हें बताया कि मैं जहाज़ उड़ाना सीखना चाहता हूँ, परंतु मैं वास्तव में ट्रूप का नेता सीखना चाहता था। अमीर डैडी ने मुझे बता रखा था कि कंपनी चलाने का सबसे कठिन काम था लोगों में काम लेना। उन्होंने 3 साल तक सेना में काम किया था। मेरे पढ़े लिखे डैडी ने कभी ऐसा नहीं किया था। अमीर डैडी ने मुझे बताया कि खतरनाक परिस्थितियों में किस तरह लोगों का नेतृत्व किया जाए। तुम्हें जो अगली चीज़ सीखना चाहिए वह है नेतृत्व। उन्होंने कहा, अगर आप एक अच्छे नेता नहीं होते हैं तो आप पर पीछे से भी गोली चलाई जा सकती है, जैसा बिजनेस में किया जा सकता है। 1973 में वियतनाम से लौटने पर मैंने कमीशन से इस्तीफ़ा दे दिया। हालांकि मैं हवाई जहाज़ उड़ाना पसंद करता था। मैं जेरॉक्स कंपनी में काम करने लगा। मैंने इससे एक वजह से नौकरी की और नौकरी के फ़ायदे वह वजह नहीं थी। मैं एक शर्मीला आदमी था और बिक्री का विचार मुझे दुनिया का सबसे डरावना विषय लगता था। टेक्सास, अमेरिका में सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में बहुत बढ़िया कंपनी मानी जाती थी। अमीर डैडी को मुझ पर गर्व था, मेरे पढ़े लिखे डैडी को मुझ पर शर्म आती थी।
एक बुद्धिजीवी होने के नाते वे सोचते थे कि सेल्समैन उनके नीचे के स्तर के होते हैं। मैंने जेक्सस में 4 साल तक काम किया, जब तक कि मुझे दरवाज़ा खटखटाने और अस्वीकार कर दिए जाने तक के डर से मुक्ति नहीं मिल गई। एक बार मैं विक्रीय में चोटी के 5 लोगों में लगातार आने लगा, जो मैंने एक बार फिर इस्तीफा दे दिया और आगे बढ़ गया। एक बार फिर मैंने एक अच्छी खासी कंपनी के साथ अपना बढ़िया करियर छोड़ दिया था। 1977 में मैंने अपनी पहली कंपनी खोली। अमीर डैडी ने मुझे और माइक को कंपनियां चलाने का प्रशिक्षण दे रखा था, तो अब मुझे उन्हें स्थापित करना सीखना था। मेरा पहला उत्पादन था नायलॉन और वेलक्रो का वॉलेट, जो फार ईस्ट में बनाया जाता था और समुद्री जहाज से न्यूयॉर्क में एक वेयर हाउस तक लाया जाता था। मेरी औपचारिकता शिक्षा पूरी हो चुकी थी और अब मेरे पंखों की मजबूती की परीक्षा का समय आ गया था। अगर मैं असफल होता, मैं दिवालिया हो गया होता। अमीर डैडी का मानना था कि 30 साल से पहले दिवालिया होना सबसे अच्छा होता है, आपके पाँव संभालने का मौका होता है। उनकी सलाह थी कि मेरे 30वें जन्मदिन की शाम को मेरा पहला सेगमेंट कोरिया और न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिजनेस करता हूं और जैसा मेरे अमीर डैडी मुझे प्रोत्साहित किया करते थे, मैं विकासशील देशों पर ध्यान केंद्रित करता हूं। आज मेरी निवेश कंपनी दक्षिण अमेरिका, एशिया, नॉर्वे और रूस में निवेश करती हैं। एक कहावत है, जॉब एक शिक्षित रूप और जस्ट ओवरब्रोक का। मैं दुर्भाग्य से यह करोड़ों लोगों के लिए सही साबित होता है, क्योंकि स्कूल यह नहीं समझता कि फाइनेंशियल बुद्धि ही बुद्धि का एक रूप है। इसलिए ज़्यादातर कर्मचारी या मजदूर अपने संसाधनों के भीतर रह रहे होते हैं। वे मेहनत करते हैं और अपने बिल चुकाते हैं। एक और डरावनी मैनेजमेंट थ्योरी है, काम करने वाले इसलिए कड़ी मेहनत करते हैं ताकि उन्हें नौकरी से न निकाल दिया जाए, और मालिक उन्हें केवल इतना देते हैं ताकि काम करने वाले छोड़कर ना चले जाएं। और अगर आप ज़्यादातर कंपनियों की तनख्वाह देखें तो आप पाएंगे कि इस बात में थोड़ी बहुत सच्चाई तो है। इसका कुल परिणाम यह होता है कि ज़्यादातर कर्मचारी आगे नहीं बढ़ पाते। वे वही करते हैं जो उन्हें सिखाया जाता है। सुरक्षित नौकरी खोज लो। ज़्यादातर काम करने वाले कम समय में पुरस्कारों जैसे वेतन और दूसरे फायदे के लिए काम करते हैं, परंतु दीर्घकालीन दृष्टि से यह उनके लिए घाटे का सौदा साबित होता है। इसके बजाय मैं युवा लोगों को यही सलाह दूंगा कि नौकरी खोजते समय वे इस बात कम ध्यान दें कि वे कितना कमा रहे हैं और इस बात पर ज़्यादा ध्यान दें कि वे कितना सीख रहे हैं। रास्ते पर आगे की तरफ देखकर यह तय करें कि किस खास प्रोफेशंस को चुनने के पहले और चूहा दौड़ में फंसने से पहले कितनी दक्षताओं में पारंगत होना चाहते हैं। एक बार लोग बिल चुकाने की आजीवन प्रक्रिया में फंस जाते हैं तो वे छोटे छोटे हैमस्टर्स की तरह धातु के छोटे पहियों के चारों तरफ घूमते रहते हैं। उनके छोटे पैर तेजी से घूमते हैं, पहिए भी तेजी से घूमते हैं, परंतु आने वाले कल में भी वे इसी पिंजरे में रहेंगे। नौकरी। जंतरीय मैगवायर फिल्म में टिम क्रूज का बहुत बढ़िया रोल था और इस फिल्म में कई बहुत जोरदार स्वाद थे। शायद सबसे यादगार लाइन थी, मुझे पैसा दिखाओ, परंतु एक और लाइन थी कि मेरे हिसाब से ज़्यादा सच्ची थी। यह उस दृश्य में भी जहाँ टिम क्रूज फर्म छोड़कर जा रहा है, उसे नौकरी से निकाल दिया गया है और वह पूरी कंपनी से पूछता है कि मेरे साथ कौन आना चाहता है। और जब लोग मौन और स्तब्ध हैं, केवल एक औरत बोलती है, मैं आना तो चाहती हूँ, परंतु मेरा 3 महीने से प्रोग्राम होने वाला है। यह वाक्य शब्द पूरी फिल्म में सबसे सच्चा व्यक्तिगत है। यह उस तरह एक व्यक्तित्व है जो बिल चुकाने के लिए मेहनत करने वाले लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं। मैं जानता हूं कि मेरे पढ़े लिखे डैडी हर साल तनख्वाह बढ़ाने की आशा लगाए रखते थे और हर साल उन्हें निराशा होती थी, इसलिए वे फिर से स्कूल जाकर और ज़्यादा योग्यता हासिल करते थे ताकि उन्हें एक और वेतन वृद्धि मिल सके। परंतु एक बार फिर उन्हें निराशा ही हाथ लगती है।
मैं अक्सर लोगों से यह सवाल पूछता हूँ, रोज़मर्रा की यह गतिविधियाँ आपको कहाँ ले जा रही हैं? छोटे हैमस्टर की तरह लोगों को यह देखना चाहिए कि उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा क्या निकल रहा है, उनका भविष्य कैसा होगा। सिरिल ब्रिकफील्ड, द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ द रिटायर्ड पीपल्स के भूतपूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कहना है कि प्राइवेट पेमेंट की हालत बहुत ख़राब है। पहली बात तो यह कि आज काम करने वालों में से 50% को कोई पेंशन नहीं मिलती। इसी बात से चिंता होनी चाहिए। और बाकी बचे 50% में से भी 75 से 80% लोगों का नाम मात्र पेंशन मिलेगी, जो $55 या $150 या $300 प्रति माह होगी। अपनी पुस्तक द रियल स्टेटमेंट मिथ के कॉर्पोरेट लिखते हैं कि मैं एक बड़ी राष्ट्रीय पेंशन सलाहकार फर्म के मुख्यालय में गया और मैंने मैनेजिंग डायरेक्टर से मिली। उनकी विशेषज्ञता बहुत बढ़िया रिटायरमेंट योजना तैयार करने में थी। जब मैंने उनसे पूछा कि छोटे ऑफिसों में काम करने वाले लोगों को पेंशन में कितनी आमदनी की उम्मीद रखनी चाहिए, तो उन्होंने विश्वास भरी मुस्कान से कहा, सिल्वर बुलेट। सिल्वर बुलेट का क्या मतलब होता है, मैंने पूछा, उनके अपने कंधे उचकाकर। अगर बुजुर्गों को लगता है कि बुढ़ापे में उनके पास जिंदा रहने के लिए पर्याप्त धन नहीं है, तो वे अपने आप को गोली मार सकते हैं। कार्पल उनके बाद पुराने रिटायरमेंट प्लान और ज़्यादा तनख्वाह नए 401 के प्लान के अंतर को स्पष्ट करते हैं। ज़्यादातर काम करने वाले लोगों के लिए कोई सुखद तस्वीर नहीं है। और यह तो हुई रिटायरमेंट की बात। जब इस तस्वीर में मेडिकल फीस और दीर्घकालीन नर्सिंग होम सुविधा को जोड़ा जाता है तो तस्वीर डरावनी हो जाती है। उनकी 1995 की पुस्तक में वे बताते हैं कि नर्सिंग होम की फीस $30,000 प्रति वर्ष से $125,000 प्रति वर्ष है। वे अपने इलाके के साफ सुथरे परंतु साधारण नर्सिंग होम में गए और उन्होंने 1995 में कीमत को $88,000 पाया। आज भी समाजवादी चिकित्सक वाले लोग देशों के कई अस्पतालों में कई कड़े फैसले लेने होते हैं, जैसा कौन जिएगा कौन मरेगा। वे यह फैसले विशुद्ध रूप से उस आधार पर लेते हैं कि उनके पास कितना पैसा है और मरीज कितने वृद्ध हैं। अगर मरीज वृद्ध है तो वे अक्सर मेडिकल केयर और अपेक्षाकृत युवा व्यक्ति को दे देते हुए हैं। बूढ़े गरीब मरीज लाइन में सबसे पीछे खड़ा रहता है। जिस तरह अमीर लोग बेहतर शिक्षा हासिल कर सकते हैं, उसी तरह से अमीर लोग अपने आप को जिंदा भी ज़्यादा रख सकते हैं, जबकि जिनके पास दौलत नहीं है वे मर जाएंगे। तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि क्या कर्मचारी भविष्य में देखा पा रहे हैं। उनकी भविष्य दृष्टि केवल उनकी अगली तनख्वाह तक ही जाती है। वे अपने आप से कभी दूरगामी भविष्य के बारे में सवाल ही नहीं उठाया करते। जब मैं पैसा कमाने की इच्छा रखने वाले वयस्कों के सामने बोलता हूँ तो वे हमेशा एक ही चीज़ की सलाह देते हुए मैं यह सुझाव देता हूँ कि वे अपने जीवन के बारे में एक लंबा दृष्टिकोण रखें, केवल पैसा और सुरक्षा के लिए काम करने की बजाय, जो हालांकि महत्वपूर्ण है। मैं सुझाव देता हूँ कि वे एक और काम करने लगें जो उन्हें एक और दक्षता सिखा दे। अगर वे सेल्स तकनीक सीखना चाहते हैं तो अक्सर मैं उनके किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में शामिल हो जाने के लिए कहता हूं, जिसे मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहा जाता है। उनमें कुछ कंपनियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुत बढ़िया होते हैं, जो लोगों के मन से झिझक और असफलता का डर निकाल देते हैं, जो लोगों को असफल होने का मुख्य कारण होते हैं। लंबे समय में शिक्षा धन से ज़्यादा मूल्यवान है। जब मैं यह सुझाव देता हूँ तो लोग अक्सर प्रतिक्रिया होती है कि मुझे इसमें बहुत झंझट है, मैं केवल वही करना चाहता जिसमें मेरी रुचि है। इसमें बहुत झंझट है के जवाब में मैं पूछता हूँ, तो आप ज़िंदगी भर सिर्फ इसलिए काम करते रहें ताकि आपकी आय में से 50% आप सरकार को दे सकें। दूसरे वाक्य में मैं केवल वही करना चाहता हूँ जिसमें मेरी रुचि है के जवाब में मैं कहता हूँ, मैं जिन लोगों में बिल्कुल रुचि नहीं रखता हूँ परंतु वे
वहाँ इसलिए जाता हूँ ताकि मैं ज़्यादा फिट हो सकूँ और ज़्यादा समय तक ज़िंदा रह सकूँ। दुर्भाग्य से उस पुरानी कहावत में मुझे कुछ सच्चाई है। आप एक बूढ़े कुत्ते को नई चालबाजी नहीं सिखा सकते जब तक कोई आदमी बदलने के लिए तैयार ना हो। बदलना बहुत कठिन होता है, परंतु उन लोगों के लिए जो कुछ नया सीखने के विचार से प्रेरित हो सकते हैं और दोराहे पर खड़े हैं। मेरा सुझाव यही है कि ज़िंदगी बहुत हद तक जिम जाने की तरह है। इसमें सबसे ज़्यादा दर्द भरा हिस्सा वहाँ जाने पर फैसला लेना है। एक बार आप यह फैसला कर लेते हैं तो बाकी सब आसान हो जाता है। ऐसे कई दिन आए हैं जब मैं जिम जाने के नाम से कांप जाता हूँ, परंतु एक बार मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ और काम शुरू कर देता हूँ तो मुझे इसमें मज़ा आने लगता है। जब मैं वहाँ से निकलता हूँ तो मुझे हमेशा खुशी होती है कि मैं वहाँ गया था। अगर आप कुछ नया सीखने के लिए प्रति अनिच्छुक हैं और उसके बजाय आप अपने क्षेत्र में बहुत विशेषज्ञता हासिल करने पर जोर देते हैं तो यह सुनिश्चित कर लें कि जिस कंपनी के लिए आप काम करते हैं वहाँ यूनियन हो। लेबर्स यूनियन विशेषज्ञ की रक्षा के लिए बनाई जाती है। मेरे पढ़े लिखे डैडी जब गवर्नर की कृपा दृष्टि से दूर हो गए तो वे हवाई में टीचर्स यूनियन के अध्यक्ष हो गए। उन्होंने मुझे बताया कि यह उनके द्वारा किया गया सबसे कठिन काम था। मेरे अमीर डैडी ने मुझे दूसरी ओर ज़िंदगी भर यह कोशिश की कि उनकी कंपनियों में यूनियन बन जाए। वे सफल हुए, हालांकि यूनियन काफ़ी करीब आ गई थी, परंतु अमीर डैडी हमेशा उन्हें दूरी रखने में कामयाब हो जाते थे। व्यक्तिगत रूप से मैं किसी का पक्ष नहीं लेता क्योंकि मुझे दोनों की बातों में फ़ायदा दिखते हैं और उनकी ज़रूरत दिखती है। अगर आप स्कूल द्वारा सुझाए रास्ते पर चलते हैं, उच्च विशेषज्ञता हासिल करते हैं, तो फिर आप यूनियन की सुरक्षा में चले जाएं। उदाहरण के लिए, अगर मैं अपने हवाई जहाज़ उड़ाने के करियर में गया होता तो मैं ऐसी कंपनी पसंद होती जिसकी पायलट यूनियन बहुत गाड़ी होती, क्योंकि मेरी ज़िंदगी केवल एक दक्षता को सीखने के लिए समर्पित होती जिसकी मूल्य केवल एक उद्योग में ही हो सकता था। अगर मुझे उस उद्योग से निकाल दिया गया होता तो मेरे जीवन की दक्षता किसी दूसरे उद्योग में उतनी बहुमूल्य नहीं होती। अगर किसी वरिष्ठ पायलट को निकाल दिया जाए जिसके पास हवाई जहाज़ उड़ाने का 10,000 घंटे का अनुभव हो और जो हर साल 150 से $1,000 कमा रहा हो, उसे स्कूली टीचिंग में इतनी ज़्यादा कमाई वाली बराबरी का काम ढूंढने के लिए बहुत दिक्कत आएगी। दक्षता एक उद्योग से दूसरे उद्योग में ट्रांसफ़र नहीं होती, क्योंकि एयरलाइंस उद्योग में जिस दक्षताओं की ज़रूरत होती है, जिसके लिए पायलट को ज़्यादा वेतन दिया जाता है, वे स्कूली सिस्टम में उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। आज डॉक्टर्स के लिए भी यही सही है। चिकित्सा के क्षेत्र में उनके परिवर्तन हो रहे हैं। कई मेडिकल विशेषज्ञ मेडिकल संगठनों जैसे HMO से जुड़ना पसंद करते हैं। स्कूल के शिक्षकों को यूनियन का सदस्य होना पड़ता है। आज अमेरिका में टीचर्स की यूनियन सबसे बड़ी और अमीर लेबर यूनियन है। NEA यानी नेशनल एजुकेशनल एसोसिएशन के पास बहुत ज़्यादा राजनीतिक प्रभाव है। शिक्षकों को अपनी यूनियंस की सुरक्षा की ज़रूरत होती है क्योंकि शिक्षा के बाहर उनकी दक्षताओं का मूल्य अपेक्षाकृत काफ़ी कम हो जाता है। तो नियम यह है कि उच्च विशेषज्ञता हासिल करो और यूनियन बना लो। स्मार्ट लोग यही करते हैं। जब मैं अपनी कक्षा में पूछता हूँ, आप में से कितने मैकडॉनल्ड से अच्छा हैमबर्गर बना लेते हैं, तो लगभग सभी विद्यार्थी अपने हाथ खड़े कर देते हैं। मैं फिर पूछता हूँ, अगर आप में से ज़्यादातर बेहतर हैमबर्गर बना लेते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि मैकडॉनल्ड आपसे ज़्यादा पैसा बना लेता है? जवाब साफ है, मैकडॉनल्ड बिजनेस सिस्टम में सबसे अच्छा है। ज़्यादातर प्रभावशाली लोग सिर्फ इसलिए गरीब होते हैं क्योंकि वे अपना सारा ध्यान बेहतर हैमबर्गर बनाने में ज़्यादा प्रभावशाली लोग सिर्फ इसलिए गरीब होते हैं क्योंकि वे अपना सारा ध्यान बेहतर हैमबर्गर बनाने में लगे होते हैं और बिजनेस सिस्टम के बारे में कुछ नहीं जानते।
हवाई में मेरा एक दोस्त है जो एक महान कलाकार है। वह काफ़ी पैसा कमा लेता है। एक दिन उसकी माँ के वकील ने उसे बताया कि उसकी माँ ने अपने पुत्र के नाम पर $35,000 छोड़े हैं। यह रकम सरकार और वकीलों द्वारा अपना हिस्सा लेने के बाद बची थी। तत्काल उनके इस पैसे से विज्ञापन करके अपने व्यवसाय को बढ़ाने का सोचा। 2 महीने बाद उसका पहला पूरे पेज का रंगीन विज्ञापन एक महंगी पत्रिका में प्रकाशित हुआ, जिसके पाठक बहुत अमीर लोग थे। यह विज्ञापन 3 महीने तक चला। उसने विज्ञापन के प्रत्युक्त में कोई जवाब नहीं मिला और उसने सारी पूंजी उस विज्ञापन में खत्म हो गई। अब वह पत्रिका पर दावा ठोकना चाहता है। यह एक ऐसे आदमी का सामान्य उदाहरण है जो एक बेहतरीन हैमबर्गर बना सकता है, परंतु बिजनेस की बिल्कुल समझ नहीं रखता। जब मैंने उससे पूछा कि उसने क्या सीखा, तो उसका जवाब केवल यही था कि विज्ञापन करने वाले लोगों धोखेबाज होते हैं। मैंने सिर्फ उससे पूछा कि क्या वह सेल्स में या डायरेक्ट सेल मार्केटिंग में कोई कोर्स करना चाहता है, तो उसका जवाब था, मेरे पास समय नहीं है और मैं अपना समय बर्बाद करना नहीं चाहता। दुनिया प्रभाव संपन्न गरीब लोगों से भरी पड़ी है। अक्सर वे या तो गरीब हैं या फिर पैसे की समस्या से जूझ रहे हैं या अपनी दक्षता क्षमता से कम पैसा कमा रहे हैं, और उनका जिम्मेदार उनके ज्ञान का विषय नहीं है बल्कि उनका अज्ञान है। वे एक बेहतर हैमबर्गर बनाने की दक्षता को पैदा करने में ही लगे रहते हैं और हैमबर्गर को बेचने और उसे घर तक पहुंचाने की दक्षता पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। शायद मैकडॉनल्ड सबसे अच्छा हैमबर्गर नहीं बनाता, परंतु वे एक मूलभूत रूप से औसत हैमबर्गर को बेचने और उसे घर तक पहुंचाने में सर्वश्रेष्ठ है। गरीब डैडी चाहते थे कि मैं विशेषज्ञता हासिल करूं। उनका विचार था कि अगर मैं ऐसा करूं तो मुझे शायद ज़्यादा वेतन मिलेगा। हालांकि उन्हें हवाई के गवर्नर ने साफ कह दिया था कि वे ज़्यादा राज्य सरकार के लिए अब काम नहीं कर सकते। फिर भी मेरे पढ़े लिखे डैडी मुझे विशेषज्ञता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया करते थे। पढ़े लिखे डैडी ने टीचर्स यूनियंस का काम संभाल लिया था और वे उच्च शिक्षा और निपुण प्रोफेशनल्स के लिए और ज़्यादा सुरक्षा और फ़ायदे के लिए अभियान छेड़ रहे थे। हमने इस बात पर काफ़ी बहस हुई, परंतु मैं जानता हूं कि वे इस बात पर काफ़ी सहमत नहीं हुए कि ज़्यादा विशेषज्ञता के कारण ही यूनियन के संरक्षण की ज़रूरत होती है। वे यह कभी नहीं समझ पाए कि आप जितनी ज़्यादा विशेषज्ञता हासिल कर लेते हैं, उतने ही ज़्यादा आप जाल में फंसते जाते हैं और आप अपनी विशेषज्ञता पर निर्भर हो जाते हैं। अमीर डैडी की सलाह यह है कि माइक और मैं खुद विकास करें। कई कॉरपोरेशंस यही करते हैं। वे बिजनेस स्कूल के किसी युवा प्रभावशाली विद्यार्थी को चुन लेते हैं और फिर उस आदमी को इस तरह से विकसित करते हैं कि ताकि एक दिन वह कंपनी की जिम्मेदारी संभाल सके। और वे प्रभावशाली युवा कर्मचारी किसी एक डिपार्टमेंट में विशेषज्ञ नहीं होता। वे बिजनेस सिस्टम्स के सभी पहलुओं की जानकारी लेने के लिए कई डिपार्टमेंट में से उस डिपार्टमेंट तक काम करना सीखते हैं। अमीर लोग अक्सर अपने बच्चों को दूसरे के बच्चों को इसी तरह से विकसित करते हैं। ऐसा करने से उनके बच्चों को बिजनेस की पूरी प्रक्रिया अच्छी तरह से समझ में आ जाती है और वे यह भी समझ जाते हैं कि किस तरह से विभिन्न डिपार्टमेंट्स में तालमेल होता है। दूसरे विश्व युद्ध की पीढ़ी में एक कंपनी ने दूसरी कंपनी से जाना बुरा समझा जाता था। आज इसे स्मार्ट समझा जाता है, क्योंकि लोग ज़्यादा विशेषज्ञता हासिल करने के बजाय इस कंपनी को बदलकर दूसरी कंपनी में जाना पसंद करेंगे। तो क्या न कमाने के बजाय सीखने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए? कम समय में ही हो सकता है कि आपकी आमदनी कम हो, परंतु लंबे समय में इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सफलता के लिए जिन मुख्य मैनेजमेंट दक्षताओं की ज़रूरत होती है वे हैं कैश फ्लो और मैनेजमेंट, सिस्टम का मैनेजमेंट से आपके और आपके परिवार के साथ समय को मिलाकर। तीसरा, लोगों का मैनेजमेंट। सबसे महत्वपूर्ण विशेषज्ञीय दक्षता सेल्स और मार्केटिंग की समझ है। बिक्री की योग्यता ही तक व्यक्तिगत सफलता की आधारभूत कुशलता है। इसलिए आपको दूसरे आदमी के साथ संप्रेषण से कुशल होना चाहिए, चाहे वह कोई ग्राहक हो, कर्मचारी हो, बॉस हो, पत्नी हो या बच्चे हों। कम्युनिकेशन स्किल्स
जैसे लिखना, बोलना, सौदेबाजी करना सफल जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। यह एक ऐसी कला है जिस पर लगातार मेहनत करता हूँ और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रमों में भाग लेता हूँ या शैक्षणिक टेप खरीदता रहता हूँ। जैसा कि मैंने बताया, मेरे पढ़े लिखे डैडी ने जितनी ज़्यादा मेहनत की वे उतने ही ज़्यादा काबिल बने। उन्होंने जितनी ज़्यादा विशेषज्ञता हासिल की वे उतने ही ज़्यादा फंसते चले गए। हालांकि उनकी तनख्वाह बढ़ी परंतु उनके विकल्प कम होते चले गए। जब उन्हें सरकारी नौकरी से हटा दिया गया तभी उन्हें पता चला कि वे एक व्यावसायिक ही दृष्टि से कितने जोखिम में थे। यह तो उसी तरह का मामला हो जाता है कि प्रोफेशनल एथलीट्स को अचानक चोट लग जाए या वह खेलने के लिए ज़्यादा बूढ़ा हो जाए, उसकी ऊंची तनख्वाह वाली स्थिति चली जाती है और वे अपनी सीमित दक्षताओं के सहारे जीवन यापन करते हैं। मैं सोचता हूँ कि इसीलिए मेरे पढ़े लिखे डैडी बाद में यूनियन में इतने समर्थक बन गए थे। उन्होंने यह महसूस कर लिया था कि यूनियन ने उन्हें कितना ज़्यादा फ़ायदा दिलाया होता। मेरे डैडी माइक और मुझे सभी चीज़ों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी रखने के लिए और प्रोत्साहित करते थे। वे हमें ऐसा लोगों के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करते थे जो हमसे ज़्यादा स्मार्ट थे और वे हमसे यह भी चाहते थे कि हम स्मार्ट लोगों से एक टीम के रूप में काम करवाएं। आज इसे व्यावसायिक विशेषज्ञता का समन्वय कहा जाएगा। आज मैं भूतपूर्व स्कूल टीचर से मिलता हूं जो हर साल लाखों डॉलर कमा रहे हैं। वे इतना ज़्यादा इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि उनके पास अपने क्षेत्र की विशेषज्ञता दक्षता के अलावा भी दक्षताएं हैं। वे सिखा भी सकते थे और बेच भी सकते थे और मार्केटिंग भी कर सकते थे। बिक्री और मार्केटिंग की दक्षताएं ज़्यादा लोगों को इसलिए कठिन लगती है क्योंकि उनमें नकारे जाए या अस्वीकार किए जाने का डर होता है। आप संप्रेषण, सौदेबाजी और अपने नकारे जाने के डर का सामना करने में जितने बेहतर होंगे उसके लिए ज़िंदगी उतनी ही आसान होगी। जिस तरह मैंने अखबार की लेखिका को सलाह दी थी, वे बेस्ट सेलिंग लेखिका बनना चाहती थी, मैंने हर किसी को वही सलाह देना चाहूँगा। तकनीकी रूप से विशेषज्ञता हासिल करने के लिए कुछ मजबूत पहलू होते हैं और कुछ कमज़ोर पहलू होते हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं जो जीनियस हैं परंतु वे दूसरे लोगों के साथ प्रभावी ढंग से बात नहीं कर पाते और परिणाम स्वरूप उनकी आमदनी बहुत कम है। मैं उन्हें सलाह देता हूं कि वे 1 साल तक बिक्री की कला सीख लें, चाहे वे कुछ भी ना कमाएं, परंतु उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स सुधर जाएगी और वे अनमोल हैं। अच्छे सिखाने वाले, बेचने वाले और मार्केटिंग करने वाले व्यक्ति होने के अलावा हमें अच्छे शिक्षक और अच्छे विद्यार्थी होने की भी ज़रूरत है। दरअसल अमीर होने के लिए आप में लेने के साथ ही देने की काबिलियत भी होनी चाहिए। आर्थिक या प्रोफेशनल संघर्ष के मामले में दोनों और देने और लेने में बहुधा कमी देखी गई है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो सिर्फ इसलिए गरीब हैं क्योंकि वे ना तो अच्छे विद्यार्थी हैं ना ही अच्छे शिक्षक। मेरे दोनों डैडी उदार थे। उन्होंने पहले देने के सिद्धांत का पालन किया था, शिक्षा देना इसके लिए देने का एक प्रकार था। जितना ज़्यादा उन्होंने दिया उतना ही उन्हें मिला। पैसे देने के मामले में ज़रूर उन दोनों में अंतर था। मेरे अमीर डैडी ने बहुत सा पैसा दान किया। उन्होंने अपने चर्च को दान किया, समाज सेवी संस्थाओं को दान दिया और अपने फाउंडेशन को दान दिया। वे जानते थे कि पैसा हासिल करने के लिए पैसा देना होता है। पैसा देना ज़्यादातर अमीरों का रहस्य है। इसलिए रॉकफेलर फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन जैसे संगठन काम कर रहे हैं। ये संगठन उनकी संपत्ति को लेते हैं, उन्हें बढ़ाते हैं और लगातार देते रहते हैं। मेरे पढ़े लिखे डैडी हमेशा कहा करते थे, जब मेरे पास अतिरिक्त पैसा होगा मैं उन्हें दान में दूंगा। समस्या यह थी कि उनके पास अभी अतिरिक्त पैसा नहीं आया, इसलिए वे ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ज़्यादा मेहनत करते रहे और पैसे के सबसे महत्वपूर्ण नियम को भूल गए, दो और आपको मिल जाएगा। इसके बजाय वे यह यकीन करते रहे, लो और फिर दो। इस कार्य में मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुझे पर दोनों ही डैडियों की छाप है। मेरे एक हिस्सा कट्टर पूंजीपति का है और जो पैसे से पैसा कमाने के लिए खेल में प्रेम करता है, और दूसरा हिस्सा एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार शिक्षक का है जो गरीबी और अमीरी के बीच बढ़ती आर्थिक खाई में बहुत ज़्यादा चिंतित है।
मैं इस बढ़ती हुई खाई के लिए मूल रूप से दंक्युआनी शिक्षा तंत्र को जिम्मेदार मानता हूँ। इस तरह से अध्याय 7 समाप्त हुआ। पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। शेयर एंड सब्सक्राइब।